तो अब चीन पर संसद से भी स्ट्राइक होने वाली है, क्योंकि चीन के साथ तनाव के बीच संसद में अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं सरकार का ये पहला बयान होगा जो कि सदन में दिया जाएगा। आरएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ तनाव पर संसद में बयान देंगे। कल हमने देखा था विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, उसके बाद सरकार की तरफ से साफ किया गया कि रक्षा मंत्री इस पर कुछ बोल सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद, जी हां, दोपहर 3 बजे संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं, खुद रक्षा मंत्री ने दौरा किया था, सीडीएस ने दौरा किया था। उससे पहले जब गलवान का पराक्रम हुआ था तब प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था। तो तमाम पहलुओं को लेकर के, और उस वक्त चीन ने 2 बार अतिक्रमण की कोशिश उसके बाद भी की है, जब उसे 29-30 अगस्त को भी मुंह की खानी पड़ी जब ब्लैक टॉप पर कब्जा हुआ था, और 2 सितंबर को भी जब फिंगर 4 के आसपास के रणनीतिक इलाकों पर भी हमारा कब्जा हुआ था। तो क्या बोल सकते हैं एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में, संसद को बता सकते हैं। चीन के खिलाफ कैसी हमारी तैयारी है, हर फ्रंट पर क्या तैयारी है, सैन्य तैयारी कैसी है, कूटनीतिक तैयारी कैसी है, इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। गलवान पैंगोंग में जो टकराव हुआ उसकी आधिकारिक जानकारी आज पटल पर वो रख सकते हैं। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस की प्रशंसा कर सकते हैं। और जिस वक्त ये सेशन भी शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा था कि देखिए देश के वीर जवान एलएसी पर लगे हुए हैं, तो हमारे को भी इस वक्त कर्तव्य को निभाना है। लद्दाख में सेना की तैनाती और वापसी की जानकारी भी दे सकते हैं, और उस प्रोपेगेंडा का भी पर्दाफाश कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं गाए बगाए विपक्ष ने भले सेना पर सवाल उठा करके या इमेजिनरी तस्वीरें दिखा करके या फिर गलवान से लेकर के अब तक की जितनी स्ट्राइक है, देखिए 3 स्ट्राइक भारत कर चुका है, इन स्ट्राइक्स के ऊपर सवाल उठाया है और निशाना सरकार पर ही साधा है, तो उस प्रोपेगेंडे का भी जवाब दे सकते हैं। सामरिक हमारी तैयारी पूरी है। लगातार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते रहे हैं कि बातचीत से अगर चीन नहीं मानता है तो सामरिक तरीके से उसे पीछे करने के लिए सेना पूरे तरीके से तैयार है, और 2 बार इसका जवाब भी दिया गया। आर्थिक तौर पर जो चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की गई है, भले 30 जून को 59 ऐप बैन किए गए थे जिसमें टिकटॉक था, 27 जुलाई को 47 और 2 सितंबर को पबजी समेत 118 जो ऐप बैन किए गए हैं। चीन इससे बौखलाया हुआ है और कूटनीतिक तौर पर चीन ही मिलना चाह रहा था कि किसी तरीके से मिल लीजिए, क्योंकि 3 महीने में चीन की 3 पराजय हो चुकी हैं। गलवान, ब्लैक टॉप, फिंगर 4। रविंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, चीन पर लगातार अपनी पॉलिसी के बारे में बात करते रहे हैं। रविंद्र सचदेव है हमारे साथ, जेके परिहार साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ कर्नल तेज टिक्कू भी नजर आ रहे हैं, उनसे मैं बात करेंगे। सबसे पहले रविंद्र, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं ब्रेक लूं अपने सभी पैनलिस्ट को कि राजनाथ सिंह बोले इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस नजरिए से आज वो इस बयान को एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री पहली बार आधिकारिक तौर पर देश के सामने सदन के माध्यम से यह बयान रखने वाले हैं। हुआ क्या था? स्टार्टिंग विद रविंद्र, आपसे। नहीं, श्योर, ये बहुत अहम है जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कहेंगे। एक तो ऑब्वियसली अपने देश की हमें एड्रेस कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम जो मैसेज जाएगा राजनाथ जी के थ्रू, वो हमारी डेमोक्रेसी का, 130 करोड़ भारतीयों का जो विचार है टूवर्ड्स कश्मीर, वो दुनिया को भी सुनने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पहलू जो आपने भी डिस्कस करे हैं वो मेंशन करेंगे, परंतु क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं तो प्रॉब्ली सारी डिस्कशन इनकी डिफेंस के अराउंड रहेगी, शायद ये इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट्स पे ना जाएं, चाहे उसको हम समझते हैं जो बहिष्कार वगैरह चल रहा है आत्मनिर्भरता का, राइट, पर ये डिफेंस के मामलों को लेकर के अपनी रेडीनेस, अपनी कमिटमेंट पर एक चीज और कहेंगे मेरे विचार से ये, देखिए हम जो भी कर रहे हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत सेंटेंसेस होंगे अबाउट पीस एंड शांति, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि देखिए चाइना, क्योंकि जो मैसेज हमारा चाइना को है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, आप जो करोगे हम पूरा जवाब देंगे, परंतु बेसिकली तो हम शांति चाहते हैं, तो आप भी अपना रवैया शांत रखिए।
दुनिया के लिए भी ये मैसेज है और चाइना के लिए भी है, क्योंकि जो भी होगा आगे जाकर के एंड ऑफ द डे हम दोनों देशों को कोएग्जिस्ट तो हम करेंगे ही। तो एक छोटा सा पोर्शन इनकी स्पीच में मेरे ख्याल से उसका भी ऑब्वियस रहेगा, बट ये रहेगा आई मीन होमेज पे करेंगे हमारे जवान्स को, सोल्जर्स। यस प्लीज। जय श्री जी जेके परिहार साहब, आपके एंटिसिपेशन सर? देखिए, मैं राजनाथ सिंह जी को सबसे अच्छा मंत्री सरकार का मानता हूं और वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, और उनका जो विजन है मैं समझता हूं वो बिल्कुल सच बोलेंगे और अच्छी तरह से भारत के साथ जो घटनाएं घटी है उसके बारे में वो पूरा स्पष्ट जानकारी सारे राष्ट्र को और सारी दुनिया को देंगे। राजनाथ सिंह जी से मेरे को बहुत आशाएं हैं और मैं समझता हूं वो बिल्कुल इस पे खरे उतरेंगे। और कर्नल तेग टिक्कू, मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ा टेक अवे रहेगा ना कि स्पेकुलेशंस, जबरदस्ती की सेना पर सवाल उठाना, तमाम तरीके की बातें, एक्चुअल हमारी क्या पोजीशन है, क्योंकि हम तो झूठ बोलते नहीं हैं और हमें मालूम है कि हमारा राष्ट्र क्या है। तो वो एजेंडा जो बनाया जा रहा था, उस एजेंडे की भी आज रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं पोल खोलेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि आज से 20 साल 30 साल बाद जब हम इस युग आज के युग में हो रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, जब इसके बारे में लिखा जाएगा तो आधिकारिक तौर पर जो बयान दिए जाएंगे, वो जो पार्लियामेंट में बोला जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पीछे 1962 की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं तो जो आधिकारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में बोला था तो वही माना जाएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, मैं मानता हूँ, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि जो सरहद पर हो रहा है वो काफ़ी गंभीर मामला है। तो हम 2-3 चीज़ तो वो ज़रूर बोलेंगे। पहला ये बोलेंगे कि ये स्थिति बनी कैसे, कि चीन ने 20 अप्रैल के बाद इंट्रूजन करना शुरू किया और हमें फेट अकम्पली प्रेजेंट करने की कोशिश की जब उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाकर वापस नहीं किए। फिर वो बातचीत के रास्ते से वो आएंगे 30 अगस्त तक और वहाँ पर वो उस चीज़ का बयान देंगे जहाँ पर के चीन की हरकतों को प्रियम्प्ट करने के लिए इंडिया ने कुछ साउथ पैंगोंग त्सो इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। और तीसरी बात ये बोलेंगे कि वो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो चाइना को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया की सशस्त्र सेनाएं प्रूव्ड हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है लड़ाइयों में, तो वो हमें हल्के में ना ले और हम हर तरफ से जो है तैयार हैं और साथ साथ वो देश का मनोबल भी बढ़ाएंगे और फौज का मनोबल भी बढ़ाएंगे। योगेंद्र कपूर, क्योंकि चीन बहुत टकटकी लगा करके देखेगा, एक तरफ तो अपनी इंफॉर्मेशन वो अपनी पब्लिक को नहीं बताता, दूसरा जब यहाँ के रक्षा मंत्री बताएंगे, और 3 बार वो मात खा चुका है स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर, सामरिक फ्रंट पर। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन ये है जो ऐप उसकी बैन हुई है, जो उसका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। इस कारण से कल देखा वो जासूसी की खबर भी आई थी, हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी उसका भी जिक्र करें। राइट। देखिए, हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती है। तो मेरा ये मानना है कि आज राजनाथ सिंह जी जो हैं वो एक फोकस करेंगे कि किस तरीके से लोगों का जो जनरल सेंटिमेंट है, चाहे उसमें सेंटर और स्टेट्स को साथ काम करने से रिलेटेड एक्शंस हो, चाहे उसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन को साथ लेके चलने का अगर जो एक ऑब्जेक्टिव है, इन चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, लोगों का जो जनरल सेंटिमेंट है जो आगे जाके पर्कुलेट करता है बिजनेस के अंदर और एक जनरल एनवायरनमेंट के अंदर, वो ड्रिवन होता है कि कैसे एक ओवरऑल जो हमारी कंट्री की लीडरशिप है वो हमारे सेंटिमेंट के बारे में सोच रही है। तो उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना है जो अल्टीमेटली पर्कुलेट करेगा हमारी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। जाहिर सी बात है। और रविंद्र सचदेव, ये कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक शुरुआत में किया कि रक्षा मंत्री जो है वो उसी तरीके से ही, एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री, एक बार मैं ये बता देता हूं क्योंकि मेरे को प्रधानमंत्री की एक बाइट सुनवानी है। जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे थे लद्दाख, और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने उस वक्त ही इंटेंशन साफ स्पष्ट कर दी थी, फिर 15 अगस्त पे भी हमने देखा कि इंटेंशन साफ स्पष्ट थी कि गलवान में जो पराक्रम है वो देखा। उन्होंने कहा था कि एक तरफ एक तो बलवान ही जो है वही शांति ला सकता है, दूसरी तरफ हम सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जब वक्त आता है तो कृष्ण किस तरीके से अपने रूप में उतरते हैं ये सबने देखा। एक बार वो सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। रविंद्र, हम वो लोग हैं
जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। तो रविंद्र, आपने जैसे पहले कहा कि डिफेंस के इर्द गिर्द ही ज्यादा, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, उसको रख सकते हैं, और वही शायद विपक्ष लगातार ये इशू उठाता रहा है कि इस वक्त क्या है, चीनी सेना घुसाई, सरकार ने क्यों कुछ नहीं बोला, वो सब बातें रख सकते हैं। एंड सेकंड, ये जो कल से हमने देखा स्नूपिंग स्कैंडल, जासूसी, इन सब चीजों पर भी आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? और डेफिनेटली यस, यू सी, जब डिफेंस की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो सारा कुछ है। और आज की तारीख में डिफेंस फ्रॉम साइबर अटैक्स तो बहुत ही अहम हो गया है। तो इस पे यस, देश को सुनिश्चित कराना कि हमारे जो डिजिटल एसेट्स हैं और जो हमारे डिजिटल नेटवर्क्स हैं वो भी सिक्योर है फ्रॉम द एनिमी, राइट? बेसिक पॉइंट तो वो है। तो इस पे भी डेफिनेटली मेंशन होगा, बट प्रॉब्ली या कुछ तो मेंशन होगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए, वी आर थैंकफुल टू द सोल्जर्स हु आर डिफेंडिंग आवर बाउंड्री, और राजनाथ जी भी कहेंगे उसको पूरा लेकर के। एट द सेम टाइम हमारे देश के जो हम बाकी सिटीजन्स हैं जो फोर्सेस में नहीं है, हमें भी एक विल और एक इच्छा शक्ति बढ़ानी है देश को आगे ले जाने की। आई थिंक वो भी रविंद्र, एक सेकंड में आपको रोकता हूं, क्योंकि पहली तस्वीरें आने लग गई। इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई शुरुआत हो गई है, और इस वक्त हमने देखा कि स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री कुछ ही देर बाद सदन पटल पर अपना बयान देंगे, अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई हालांकि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वरना जो हमने देखा है कि प्रोटोकॉल पहले लोअर हाउस, फिर उसके बाद अपर हाउस, या फिर जिस तरीके से भी हो, और राज्यसभा में भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज दोनों हाउस में अपनी बात रखनी थी। तो पहले लोकसभा में रक्षा मंत्री अपना बयान देंगे। कार्रवाई ये शुरू हो चुकी है, जैसे ही रक्षा मंत्री बात करते हैं हम आपको वापस लेकर के जाएंगे। रविंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, श्योर। तो मैं ये कह रहा था, तो जैसे हमारी सोल्जर्स और हमारी डिफेंस काम कर रही है, उसी तरह से हमारे देश के हर तबके को अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना कंधा लगाना चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की प्रगति के लिए। और इसमें मेरे विचार से एक बहुत अहम चीज है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमें मेजरली रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D में एम्फोसिस देना चाहिए, क्योंकि देखिए, अब हम ये एप्स नहीं ले रहे, हम 5G को अवॉइड करें। हमें अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी चाहिए जिनके चलते हम खुद उनको इस्तेमाल करें और उनको दुनिया में भी हमारे से टेक्नोलॉजीज जाएं। तो जैसे अमेरिका ने मून मिशन किया था कोल्ड वॉर के समय, रशिया से रेस थी कि भाई मून में कौन पहले पहुंचेगा। उसका मतलब तो ये था ना, अपने देश की टेक्नोलॉजीज को एडवांस करना, जिसके चलते आज अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन गया धीरे धीरे, राइट? ये सिमिलर मौका है हमारे देश में इस समय, मौका ही नहीं नीड है कि हमारे डिफेंस एंड सोल्जर्स तो हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरा, उसी एनर्जी के साथ हमारे साइंटिस्ट, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे यूथ, हमारे टीचर्स, हमारी यूनिवर्सिटीज लग जाएं टू क्रिएट वैल्यू एंड इनोवेशंस इन द कंट्री। क्योंकि जब हमारे पास वो स्ट्रेंथ होगी तभी हम चाइना को और भी काउंटर कर पाएंगे। अदरवाइज हम अभी तो ठीक है, हमने एप्स काउंटर कर दी, कुछ हम इनके रेलवे प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, ये वो, पर चाइना तो आगे बढ़ता जा रहा है, हम कहां बढ़ रहे हैं, हमें यह देखना है। और हमें अपने को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी पे करना है, तभी जॉब्स आएंगी। चाइना अदरवाइज हमसे 5 गुना बड़ा है इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्गर है, उसकी टेक्नोलॉजी। ठीक है रविंद्र, राजनाथ सिंह इस वक्त बोलना शुरू कर रहे हैं। आज इस गरिमामयी सदन में मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी। एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही इस सदन ने 2 मिनट मौन रखकर
उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय,
मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वह भी यही कहते हैं। जबकि ये डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ्स और फ्रिक्शंस भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आईटीबीपी के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई हैं और उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। ओके। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं। 1 मिनट, सेक्रेटरी जनरल ट्रांसलेशन शुरू कर दें। आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक, एक बार चेक कर लें दोबारा। ठीक, ओके। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरिया में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा,
जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा इस सदन ने विश्वास व्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गौरवमयी सदन के साथ यह साझा करने में यह कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आइटम नंबर 11, महासचिव महासचिव Sir, I am to lay the 8th and 9th reports Hindi and English versions of the Standing Committee on Labour as listed against my name at roll number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 13 से अनुराग सिंह
धन्यवाद. Thank you, Honorable Speaker, sir. On behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to make a statement regarding the status of implementation. जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी
और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं रक्षा मंत्री का न केवल चीन को बल्कि देश को यह आश्वासन कि हम भी पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा तो 1 इंच जमीन को अपना करने के लिए हम बाध्य हैं। और वही चीन के आक्रमणकारी और चीन के विस्तारवादी रुख को सीधे तौर पर सदन से यह संदेश था। और तीनों उन जगहों का भी जिक्र किया, भले गलवान के पराक्रम का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारी नुकसान चीन को पहुंचा था, ब्लैक टॉप वाली घटना का जिक्र किया और पेगोंग त्सो वाली घटना का भी जिक्र किया। कर्नल तेज टिक्कू, सबसे पहले आपका पहला कमेंट, क्योंकि रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर किसी भी तरीके से, जिसे कहते हैं मिन्स द वर्ड्स, शब्दों को खाए बिना साफ तौर पर साफ संदेश। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट था। कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने टच किए हैं, जो कि नीड टू नो बेसिस पर वो पब्लिकली बोल सकते थे और पूरे देशवासियों को उनके बारे में जानकारी आधिकारिक तौर पर दे सकते थे, वो उन्होंने दे दी। पहला पॉइंट उन्होंने टच किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिस्ट्री क्या रही है, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला कि दोनों देशों का परसेप्शन इसके बारे में अलग अलग है, लेकिन दोनों देशों के बीच में 1988 के बाद कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जहां पर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस डाला पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 का, जिसमें ये फैसला किया था कि यूनिलैटरली एक तरफा कोई भी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करेगा और उसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इस बार चाइना ने ऐसा किया। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि हम तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बातचीत से ही सब मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जो चाइना की कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने काफी सारे ट्रूप्स वहां पर मोबिलाइज किए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने अप्रैल के बाद इंफ्यूजन किया और यूनिलैटरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश करी। और तीसरा, उन्होंने इतनी सारी एम्युनिशन और आर्म्स तिब्बत में लाई हैं कि जो एक थ्रेट बना हुआ है, जिस वजह से वहां पर तनाव है। और चौथी बात उन्होंने ये बताई कि पूरा देश सैनिकों के पीछे है, हमारे जवानों के पीछे है, और हमारे जवान इस स्थिति का बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूं एक्चुअली वो सेंट्रल थीम थी उनके स्पीच, क्योंकि मैं देख रहा था सबसे ज्यादा समय उन्होंने उसी बात पर लगाया, उसी बात पर, और उन्होंने साथ में ये भी कहा, और इम्पोर्टेंट ये था कि उसको काउंटर, उसको हम ये कहते हैं कि उसको कैरी करते हुए ये भी कहा कि पूरे सदन को, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और हमारे जवान वहां पर खड़े, आगे ठंड भी आएगी, उनके लिए पूरा इंतजाम है, पूरे सदन को यहां पर एक सुर में उनके इस बहादुर की और इस वीरता का, इस शौर्य का सम्मान करना चाहिए, एक साथ एक रुख में रहना चाहिए। परिहार साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर आज के उनके बयान से मैं थोड़ा निराश हुआ। वो जो बयान था, ये एक रक्षा मंत्री का और एक दिग्गज राजनेता का ना होके कूटनीतिक रूप से जो होता है डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट्स की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जिसमें कि क्लियर जो वर्डिक्स थे वो मुझे मिसिंग लग रहे हैं। 93 से जो समझौते हुए वो सारे हम जानते हैं, जितना उन्होंने बताया है वो सारे डोमेन में। मैं समझता था कि आज सुनहरा मौका था जब सरकार जो थी दो स्पष्ट संदेश देती कि जैसे हम कहते हैं परसेप्शन अलग अलग है, तो उसमें हमें ये बताना चाहिए था उन्होंने कहां पर जो हरकतें की है। कैप्शोंग का नाम नहीं आया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। और तीसरा जो है ना, आई एम सॉरी, यू हैव एवरी राइट, आप सीनियर हैं, आपने उस जगह सर्व किया है, तो आप तो पूर्व ऑफिसर भी। मेरा कहने का मतलब यह कि जब वो कहते हैं कि हम दोनों सामने आमने खड़े हैं
और एक तरीके से सिचुएशन अभी टेंस है, तो सर सेंसिटिव ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के तहत क्या ये चीजें नहीं आती कि मुझे ऐसा लगा, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि बहुत सी चीजें ऐसी नहीं शेयर की जा सकती सदन पटल से? तो मैं बता रहा हूँ, मैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमें जो है चीन की कुछ हरकतों को बिल्कुल इसमें पूरी दुनिया के सामने रखना था और ये कहना चाहिए था कि अक्साई चीन हमारा है। वो वाला बात जो है उसका जो है बहुत ज्यादा इसमें असर गिरता है और वो मैं इसमें मिसिंग कर रहा हूँ। बाकी उन्होंने बहुत ही संयत शब्दों में बाकी सारे बातों को बहुत अच्छी तरह से रखा है, उसको मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ, पर मेरे हिसाब से ये दो चीजें जो थी वो बहुत जरूरी थी और ये सेंसिटिव नहीं आते। अगर ये होता है तो उससे उनका भी सम्मान बढ़ता, सरकार का भी बढ़ता और हमारा पक्ष सारी दुनिया में और भी मजबूत होता। ठीक, रविंद्र सचदेव। या वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, डेफिनेटली देखिए, एक तरह की उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दी, अपडेट दिया हाउस को और देश को कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने हिस्ट्री बताई। ये जो 3 एरियाज ऑफ बड़े लैंड हैं जो 48,000 स्क्वायर किलोमीटर, लद्दाख में 5,100 POK का पाकिस्तान ने दे दिया और अरुणाचल में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इसके अलावा ये उनकी स्टेटमेंट में कुछ चीजें थी जो कुछ आंसर भी दिए जा रहे थे। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ रहे थे कि हमारी कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर तो नहीं हुआ कुछ। Exactly. तो उन्होंने उसकी बात तो नहीं करी, पर उन्होंने बात करा कि इंटेलिजेंस हमारी पूरी एक्टिव है, तो एक तरह से वो कुछ आंसर था। सिमिलरली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक प्रेजेंट स्टेटस की रिपोर्ट थी एक तरह से। यस, इसमें ये कोई डाइवर्ज नहीं करा जा सकता इस समय कि आगे हमारी क्या रणनीति होगी। मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स के लिए और हम सब के लिए हेल्पफुल है। बार बार जो LAC का जिक्र होता है, LAC एक्चुअली है क्या? तो मैं एक पैरेलल देता हूं, इसको हमें समझना चाहिए। आप एक नदी मान लीजिए, एक रिवर है जो हमारे बॉर्डर पे है, ऊपर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जा रही है। कहीं पर ये नदी 1 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं पे 10। ये नदी की जो चौड़ाई है अलग अलग, ये है डिस्प्यूटेड एरिया और इसमें हो रहा है। और बड़ी जो प्रॉब्लम ऑब्वियसली है, जो उन्होंने बार बार भी कही है, अभी तो इस नदी की चौड़ाई कितनी है वो भी डिस्प्यूट में है। तो ये आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है इमेजिन करना कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या और बार बार यहाँ हमारी डिस्प्यूट्स क्यों हो रही हैं। वो कहते हैं हमारा इलाका है, हम कहते हैं हमारा है, या हम डिफाइन ही नहीं कर रहे। मतलब हमने डिफाइन करा है, चाइना तो हमारे साथ बैठा ही नहीं है मैप्स को डिफाइन करने के लिए। एग्जैक्टली राइट। तो इसको हमें देखना चाहिए एक नजर से, लाइक अ रिवर फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। तो इस मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन LAC का पैरेलल देना चाहता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान हमारे साथ बना रहे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। आज से पहले ये बातें यही कही जाती थी कि चल क्या रहा है चीन के ऊपर, कम से कम रक्षा मंत्री या सरकार के तरफ से आधिकारिक तौर पर बताए, और रक्षा मंत्री ने बिना किसी शब्द का या बिना किसी लाग लपेट का इस्तेमाल किए सीधे तौर पर कह दिया कि 3 बार इस तरीके की झड़प हुई है और हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है और भारतीय सैनिक और सेना आगे भी ऐसे किसी एक्शन के लिए पूरे तरीके से तैनात हैं जब तक कि चीन सुधर नहीं जाता। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.